हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो पिछली क्लासों में हमने कई टॉपिक कर लिए भी। जैसे हमने वर्ण विचार कर लिया, पहले तो हमने भाषा पढ़ा, उसका उद्भव विकास पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ण विचार पढ़ा, कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन, वो पढ़ लिए। उसके बाद हमने संधि पढ़ी। संधि हमारी काफ़ी लंबी चल गई, तो मैंने आपको विस्तार से समझाया। तो वो थोड़ी लंबी होगी और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो देखो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई क्लास डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की नहीं है। 30 मिनट की, 35 मिनट की क्लास है, कोई 20 मिनट की क्लास है, तो आप देख सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखो, और हो सके तो 2 दिन में खत्म कर दो, ताकि संधि आपको अच्छे से आ जाए। यही सबसे मुश्किल टॉपिक होता है। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण अच्छे से हमने पढ़ लिए। और उसके बाद हमारा अंतिम जो टॉपिक था वो कारक करवा दिया। कारक के प्रकार आपको अच्छे से याद करने हैं, और उसके अगर प्रकार और आप उसके कारक चिन्ह याद कर लेते हो, तो उसके बाद आपको कारक बहुत आसान हो जाएंगे आगे पढ़ने में, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं उसमें। कारक ही हैं, और उनके जो कारक चिन्ह हैं उन्हीं का आप देख के और आप पता लगा सकते हो कौन सा कारक किसमें इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो से लिखा हुआ है। अच्छा, से किसके लिए इस्तेमाल होता है? अच्छा, इसमें माध्यम या साधन का इस्तेमाल हुआ है, तो आप बता सकते हो कि करण कारक है। ठीक है, वैसे आप निकाल सकते हो। आज हम शुरू करेंगे समास। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको संधि और समास में थोड़ा सा ना होता है कि सर हम अलग कैसे करें, क्योंकि दोनों में यही होता है ना। एक तो शब्द होता है, देखो, 2 शब्द होते हैं। एक शब्द होता है समास, और एक होता है समास विग्रह। 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है समास और एक समास विग्रह। जैसे हमारे पास संधि में 2 शब्द थे, एक तो संधि, एक संधि विच्छेद। कौन कौन से थे? इधर लिख दूं। संधि और संधि विच्छेद। यहां भी हमारे पास 2 थे और यहां भी 2 है। अब देखो, संधि में हमारे वर्णों का मेल था। क्या था? वर्णों का मेल। कि ये जो दो, एक शब्द पूरा बनेगा, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मेल से एक पूरा शब्द बन जाएगा। यही था, इसमें 2 वर्णों का मेल था। क्या था? वर्णों का मेल क्या था? संधि। और उन्हीं वर्णों को अलग करना, कि वर्णों का मेल तो संधि था, और वर्णों को अलग करना क्या था? संधि विच्छेद। एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, समझ आया कि 2 वर्णों का मेल क्या था? संधि। और दोनों वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद था। ठीक है, अब समास में क्या होगा? देखो, समास में क्या होगा? यहां बात वही है। यहां पर 2 वर्णों का मेल था, तो यहां पर क्या होगा? 2 शब्दों का मेल करके एक बनाना। 2 शब्दों का मेल करके एक बनाना। अब इसमें हम बीच में कोई वर्ण या तो जोड़ रहे थे। ऐसा ही था ना, जब संधि कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे? 2 वर्णों को जब जोड़ रहे थे, तो यहां पे कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा आ रहा था, उसको हटा रहे थे, या कोई बड़ा छोटा कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। यहां पर इनके बीच में 2 शब्द आते, कोई ना कोई शब्द आएंगे। उन शब्दों को बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से समझाता हूं। जब हम समास बनाएंगे, तो समास का क्या होगा? शब्दों का मेल होगा, शब्दों को जोड़ना होगा। मैं आपको विस्तार से समझाऊं तो समास का संधि विच्छेद करो आप पहले। अब देखो, इसका अलग अलग करोगे ना, तो ये 2 शब्दों से मिलता है।
सम योग आस। तो सम का होता है अर्थ होता है पास, और आस का अर्थ होता है बैठाना। तो दो शब्दों को पास पास बैठाना, दो शब्दों को पास पास बैठाना क्या होगा? समास होगा। अब इनको बिठाने के लिए इनके बीच जुड़े योजक चिन्ह को आपको हटाना होगा। इनके बीच जो भी योजक चिन्ह हैं जो शब्दों के रूप में जुड़े होंगे उनको हटाना होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ताकि आप नोट्स भी बना लो। अच्छा, ये तो हो गया आपका समास कि आपको दो शब्दों को जोड़ना है, और जब उनको तोड़ोगे अलग करोगे तो वो समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, नोट बनाते हैं, नोट्स पैटर्न पे करते हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स भी बना पाओ। तो पहले तो शाब्दिक अर्थ देखें। क्या देखें? शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ। तो दो अर्थ, दो शब्द हमारे पास, एक तो है सम और एक है आस। तो क्या बनेगा? सम का अर्थ आस और बैठाना। बैठाना या आना कर लो, दोनों कर लो, कि या तो दो शब्द पास में आएंगे या उनको बैठाया जाएगा। अब इनको एक परिभाषा लिखे, इसकी प्रॉपर परिभाषा लिखे। तो लिखो, परिभाषा लिखते हैं पहले इसकी। तो लिखो, एक से अधिक पदों के बीच, पदों के बीच बीच से विभक्ति चिन्ह है, योजकों के बीच विभक्ति चिन्ह है, योजक शब्दों, योजक शब्दों या योजक शब्दों या सीधे लिख लो, योजक शब्दों को हटाकर, योजक शब्दों को हटाकर पास पास बैठाने की विधि, पास पास बैठाने की विधि पास पास बैठाने की विधि समास कहलाती है। क्या होगा कि एक से अधिक पदों के बीच विभक्ति चिन्ह या योजक शब्दों को हटाकर उन दोनों पदों को पास पास बैठाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? आपकी समास कहलाती है। ठीक है, अब इसको आसान करके लिखे तो, थोड़ा सा आसान करके लिखे तो, देखो थोड़ा आसान करके लिखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल, परस्पर मेल ही समास है। क्या है? कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल, उनका मिलना, उनका जुड़ना ही समास कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा एक बार लिखो, फिर उसमें आगे समझते हैं। थोड़ा लिख लो जल्दी जल्दी।
लिख लिया? चलो मिटा दो एक बार। चलो वीडियो पॉज कर लेना भाई जिन्होंने नहीं लिखा है। चलो ये तो हमने लिख ली समास की। अब लिखो समास विग्रह। हेडिंग डालो, क्या लिखना है? समास विग्रह। तो लिखो, क्या लिखोगे? तो समासिक पदों को खंडित करना। क्या करना? खंडित करना। खंडित करना, आसान भाषा में लिखूं, तोड़ना। तो समासिक पदों को खंडित करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब समझ आया? समास दो शब्दों के बीच योजक शब्दों के योजक चिन्हों को हटाकर उन्हें जोड़ना समास कहलाता है, और उन्हीं समास शब्दों को तोड़ना या समासिक शब्दों को तोड़ना या खंडित करना समास विग्रह कहलाता है। ध्यान रहे, संधि में वर्णों का मेल होता है और इसमें शब्दों का मेल होता है। ठीक है, अगर सीधा सीधा प्रश्न आ जाए ना कि समास क्या है, शब्दों का मेल, वर्णों का मेल, मात्राओं का मेल, कोई नहीं, ऐसा कुछ है, तो समास है शब्दों का मेल। और ऐसे अगर संधि के लिए प्रश्न आ जाए कि संधि क्या है, तो संधि वर्णों का मेल है। ठीक है, अब देखो, अब लिखते हैं इसके उदाहरण। क्या लिखते हैं? उदाहरण। उदाहरणों को मैंने समझ नहीं आता तो मैं पहले समास का उदाहरण लिखूं। हमने एक समास का उदाहरण लिखना है, तो मैं अगर लिखता हूं रेल पर चलने वाली गाड़ी, क्या लिखता हूं? रेल पर चलने वाली गाड़ी। आपके सबके दिमाग में आ गया हो गया, क्या है ये? रेलगाड़ी। रेल गाड़ी क्या बनेगा? रेलगाड़ी। तो अब ये बीच में जो था हमारा, ये क्या थे? योजक शब्द। ये जो उनको दोनों को जोड़ के रहे थे, कौन से थे? पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। तो अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता, जो पटरी होती है ना भाई, इसको रेल बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे सीधा बोल देते हैं, जैसे ट्रेन आती है तो बोल देते हैं, जैसे गाड़ी आती है तो अरे रेल आ गई, रेल नहीं, पटरी को रेल बोलते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा कि कूट कूट के रेल बना दियो, बोलते हैं ना। तो वो रेल इसलिए होता है कि बिल्कुल जैसे सीधी होती है ना, वैसे पीट पीट के सीधा कर देंगे, इसलिए बोला जाता है कि कूट कूट के रेल बना दियो। ठीक है, तो अब आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भी कि रेल किसको कहते हैं। ठीक है, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। तो ये तो हो गया आपका क्या? समास। अब इसी का अगर मैं समास विग्रह करना चाहूं, रेलगाड़ी का समास विग्रह करना चाहूं, चलो रेलगाड़ी नहीं, किसी और का करते हैं समास विग्रह। समास विग्रह तो एक शब्द है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दही बड़ा। दही बड़ा। और 70% बच्चे ऐसे होते हैं, 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको गलत करके आते हैं। आपके दिमाग में आएगा, अब इसका क्या बनाओगे? दही बड़ा का। तो अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि दही का बड़ा या दही से बना हुआ बड़ा, यही आता है दिमाग में। नहीं, ये गलत होगा। देखो, दही बड़ा का अगर हम समास से विग्रह करना चाहे तो क्या बनेगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा क्या कहलाता है? दही बड़ा। तो ध्यान रहे, दही बड़ा का अर्थ दही का बड़ा नहीं होता। और पहले ऑप्शन जब हमने एग्जाम दिया था, रीट 2022 का एग्जाम दिया था, जो 2022-23 रीट पात्रता एग्जाम था, उसमें आया हुआ था, और उसने सीधा दे रखा था कि दही बड़ा का समास विग्रह होगा, और पहला ऑप्शन था दही का बड़ा। अब वो आदत होती है, हम पहला ऑप्शन देखते, एक तो हम प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते, मेरी भी एक आदत थी भैया,
और अभी भी मैं बहुत कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन पढ़ता नहीं हूं, निकल जाता हूं पहले ही आगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भी। पहला ऑप्शन देख लिया, टिक मार दिया, नहीं आगे जाओ, आपको ये तीसरे चौथे ऑप्शन में ये जरूर मिल जाएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो अब समझ आया समास क्या होगा कि योजक चिन्हों को हटाकर शब्दों को एक साथ लिखना। और समास विग्रह क्या होगा कि समास जो एक लिखा हुआ शब्द है उसके बीच योजक शब्दों को हटाकर या लगाकर पूरा लिख देना उसको। ठीक है, समझ आया समास और समास विग्रह, समझ आया। अब इस एक बार उतारो इसको, फिर और बताता हूं। उतार लिया भाई, चलो मिटा दो एक बार। अब देखो, कई बार सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि इसमें कौन सा पद है। अब अजय बच्चों को समझ आएगा, रुको मैं बताता हूं। समास दो पदों के बीच होता है, एक होता है पूर्व पद योग उत्तर पद। दो पद होते हैं, एक समास जो शब्द होता है उसमें दो पद होते हैं। कैसे बताता हूं, देखो। हाँ, ये दोनों पद मिलकर एक शब्द बनाते हैं या एक अलग बनाते हैं, उसको बोलते हैं समस्त पद। तो अगर सीधा ही प्रश्न आ जाए कि पूर्व पद व उत्तर पद मिलकर किसका निर्माण करते हैं, समस्त पद का, ठीक है। अब एक बात आपको पता होगा ना, पूर्व अर्थ पहला होता है और उत्तर पद बाद वाला या दूसरा। ठीक है, कि यह घटना पूर्व की है मतलब पहले की है, और उत्तर मतलब बाद का हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा पद भी लिख सकते हो, दूसरा पद ये पहला पद, ये दूसरा पद। आसान अगर हम करना चाहें तो देखो, अब ये दोनों पद मिलकर किसका निर्माण करेंगे, समस्त पद का। अब मैं लिखूं अगर रसोई घर, रसोई घर, तो इसमें आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, कौन कौन से। एक तो आपका रसोई दिख रहा है, एक आपको घर दिख रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। कौन सा, रसोई और घर। तो इसका समास विग्रह करो पहले, तो क्या होगा कि रसोई घर तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो ये इसका पूर्व पद और ये उत्तर पद। अब एक चीज देखो, इसमें घर शब्द तो बहुत शब्दों के बीच में लगता था, ये घर शब्द तो बहुत शब्दों के बीच में लगेगा ना, पूजा घर, रसोई घर, पर ये रसोई तो एक ही है, रसोई तो एक ही होगा। हाँ, ये घर शब्द और भी कईयों के पीछे लग जाएगा, ठीक है, परंतु रसोई एक ही शब्द आएगा, तो इसका हो जाएगा प्रधान वाक्य। इसमें प्रधान शब्द कौन सा है, तो रसोई शब्द है। तो वैसे ही इनमें भी आएगा, जब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा पद प्रधान है और कौन सा नहीं है। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि किस समास में यह पद प्रधान होगा, किस समास में पूर्व पद प्रधान होगा, किस समास में उत्तर पद प्रधान होगा, किस समास में दोनों पद प्रधान होंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेन शब्द कौन सा है, मुख्य शब्द कौन सा है, जो मुख्य शब्द होगा वही प्रधान होगा। अब रसोई घर है तो रसोई के लिए घर, अर्थात रसोई प्रधान शब्द हो गया और ये गौण हो गया, या प्रधान नहीं, सीधा लिख लो। समझ आया। अब आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता, आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है कि जो खाना बनाने के लिए जगह बनी हुई है उसको रसोई बोलते हैं, वो रसोई नहीं होती। रसोई होती है जो आपका खाना बना हुआ है, उसको रसोई बोला जाता है।
तो अगर कोई बोल दे ना कि हमारे घर पे रसोई बड़ी मस्त बनी हुई है, उसमें टाइलें लगी हुई है, उसमें स्लेब लगी हुई है, तो बोलना आप गलत बोल रहे हो। वो रसोई नहीं है, वो रसोई घर होता है। रसोई वो है जो आपके खाने में बना हुआ है, दाल सब्जी रोटी जो भी होता है उसको बोलते हैं रसोई। ठीक है, तो रसोई घर क्या होगा? रसोई के लिए, अर्थात रसोई के लिए जो घर है, खाना पकाने के लिए जो घर है उसको बोलते हैं रसोई घर। ठीक है, और लिख लो, और क्या लिखोगे? पूजा घर, इसी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ये मिटा दूं? मैं लिखूं पूजा घर, तो क्या बनेगा? पूजा के लिए घर, दो शब्द निकल गए, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पहला पूर्व और दूसरा उत्तर। अब मैं बोल दूं कि बताओ, सॉरी, कि बताओ प्रधान कौन सा है, तो आप बता दो कि हाँ ये पूजा शब्द जो प्रधान है और घर शब्द है वो गौण है। ठीक है, यहां तो समझ आया? क्या समझाना चाहिए? दो पद होंगे हमारे पास, पूर्व पद उत्तर पद, और दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? समस्त पद। अब देखो, मैं अगर लिख दूं, यही लिख दिया, जैसे रसोई के लिए घर, तो ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, और जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? रसोई घर। तो ये होगा हमारा समास, अर्थात समस्त पद। समास अर्थात समस्त पद। तो एक पूर्व पद मिलेगा, उत्तर पद मिलेगा, और दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? समस्त पद का। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो इसको उतारो, फिर करते हैं हम समास के भेद या प्रकारों के नाम। जल्दी जल्दी उतारो इसको। उतार लिया? थोड़ा सा ही अभी वीडियो पॉज कर लेना। अब हेडिंग डालो, समास के भेद। तो कितने होंगे? ये होंगे भी 6। अब यहां भी कई बार थोड़ा सा ना मतभेद चलता रहता है। कई बुक्स इसको 4 दिखा देती है, कई 6 दिखा देती है। और जिन प्रश्नों को लेकर मतभेद हो ना, वो प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते। तो आपसे सीधा शब्द दे के पूछ लेगा कि कौन सा समास का भेद नहीं है, उसमें 4 दे के किसी और का दे देगा, परंतु संख्या कभी नहीं पूछेगा कि समास कितने प्रकार का होता है। और अगर पूछ ले और अगर 6 ऑप्शन में है तो आप चुपचाप टिक कराना, या तो आपको बोनस मिल जाएगा या वो प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा। पर परंतु जहां तक हो ये सही माना जाएगा कि 6 होते हैं। ठीक है, अब देखो नाम दे कौन हो सकते हैं 6 भी, हमें 6 नाम देखने हैं। तो पहला लिखो अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और अंतिम अर्थात छठा बहुव्रीहि समास। टूना भाई, हाँ, बहुव्रीहि समास।
बहुब्रीहि समास। कौन कौन से होंगे? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। कुछ शब्द है जो मुझसे सही से लिखे ही नहीं जाते कभी से, और आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो आपसे कभी नहीं लिखे जाते, होते हैं ना। अभी मेरे से भी 2-3 शब्द है जो लिखने मुझे बहुत कठिन हो जाते हैं, रियल लाइफ में भी और बोर्ड में तो बहुत ज्यादा। हो ही नहीं रहा है। चलो 1 मिनट रुको भाई, अच्छे से लिखते हैं दूसरे मार्कर से। हो गया। द्वंद्व समास द्वारा पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए। रात को अगर आपको कोई आके थप्पड़ मार के उठा के पूछ ले कि बता कौन सा समास है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये बार उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहीं पे। हो गया, तो आज हम यहीं तक करेंगे। मैंने आपको समास समझा दिया, समास विग्रह समझा दिया, संधि और समास में अंतर क्या होता है वो बता दिया, उत्तर पद पूर्व पद दोनों समझा दिए, दोनों मिलके समस्त पद का निर्माण करते हैं वो बता दिया। समास के 6 प्रकार बता दिए, 6 प्रकार या भेद, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। और नाम तो आपको संज्ञा से लेके संधि से लेके और जितने भी करवा दो, जिसमें भी भेद या प्रकार आ जाए वो आपको सारे याद होने चाहिए। अगर ऊपर का प्रश्न बनता है ना, अगर बोल दूं कि ऊपर का प्रश्न बन रहा है तो यही बनते हैं और वो आपको आने चाहिए भाई। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भाई, बाकी करेंगे कल। तो तब तक पढ़ लेना भाई, सॉरी भाई, पढ़ लेना, ये आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।